हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, आप लोगों के बीच में 6th क्लास के एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 3 लेकर पृथ्वी की गतियां लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। आप प्रयास करेंगे बारीकी से वीडियो को देखकर एक एक बात क्वेश्चन का आपके दिमाग में सेट हो जाए ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। साथियों, मैं एक चीज बता दूं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। इसीलिए आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और रोज आप प्रयास करते रहे, एक न एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता धैर्य रखने वाले के लोगों को ही मिलता है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे कर रहा है आप लोगों के बीच में मैं महत्वपूर्ण सीरीज के साथ पृथ्वी की गतियां। क्या बोले? पृथ्वी की गतियां। साथियों, मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से पृथ्वी की दो गतियां होती है, घूर्णन या दैनिक गति और परिभ्रमण गति। घूर्णन जो 24 घंटा, दैनिक गति, परिभ्रमण जो वर्ष के लिए होता है। उस बात को हम लोग बारीकी से इसमें देखेंगे। कह रहा है जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। साथियों, को लाइन बाय लाइन आप अच्छा तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे। क्या बोले? पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं हम लोग? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब जो पृथ्वी का जो अक्ष है मतलब एक काल्पनिक है, ऐसा नहीं कि वो पहले से ही नेचर के द्वारा बनाया हुआ, ऐसा नहीं है, एक काल्पनिक है। कह रहा है इसके कक्षीय सतह से 76.5 डिग्री का कोण बनाती है। आगे हम लोग देखेंगे मैप पर। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, जो ऑर्बिट के द्वारा बनता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करता है, यानी पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश प्राप्त करता है। किससे? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? आप सभी आदमी जानते हैं कि 8 मिनट लगता है। 8 मिनट एनसीईआरटी दिया हुआ है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड रहता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, मतलब पूरा भाग। देखा, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग में सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। जो आगे सामने दिखता है वहां रात और दिन होती है, जो भाग पीछे रहता है उसे जैसे भाग अगर दिख रहा है तो ये आगे दिन है, तो उसके जो पीछे भाग जो दिखाई नहीं देता है वहां पर क्या हो जाएगा? रात होती है। कह रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात की को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। कह रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को मतलब डे एंड नाइट को जो डिवाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। साथियों, इसको भी कर लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा का समय लगता है? 24 घंटा का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। कह रहा है कि घूर्णन के समय काल को ही पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। मतलब हम चर्चा किए कि दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति या दैनिक गति, जो 24 घंटा मतलब 24 घंटा में एक चक्कर जो है पूरा करती है, यही बात कर रहा है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले और तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती गेंद पर मतलब जो है शहर जैसे एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाई। अब गेंद को इस प्रकार रखे कि शहर एक्स में अंधेरा हो और गेंद को आप बाएं से दाएं घुमाए। जैसा कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा, अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है या सूर्यास्त हो जाता है। मतलब आप जानते हैं कि जो पार्ट सामने दिखता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा यही बात कर रहा है कि आप जानते हैं कि अगर इसको हम लोग बात करें पृथ्वी की जो ये है, आप देखिएगा, आप हम लोग कल चर्चा किए थे कि खास करके ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अगर हम ग्लोब पर बात करते हैं तो तीन जो मूल रूप से काल्पनिक रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। और आप जानते हैं कि अगर ये कर्क रेखा जो है
ये 0 डिग्री, क्या बोले 0 डिग्री विषुवत रेखा को विषुवत वृत्त, मकर रेखा जान लीजिए कि 23.5 डिग्री जो है, खास करके 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी, और ये है 23.5 डिग्री का कर्क, देखिए कर्क रेखा, ये होता है कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी, 23.5 डिग्री का 23.5 डिग्री उत्तरी जो है, खास करके ये क्या हुआ मकर रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या हुआ मकर रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसी के बारे में कह रहा है, यही बात कह रहा है कि देखिए मतलब ये जो कोण हो रहा है, बन रहा है 66.5 डिग्री का, जो मतलब पृथ्वी का जो है कक्षीय समतल, देखिए किस प्रकार पृथ्वी का कक्षीय समतल के बारे में, जबकि पृथ्वी जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री का, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर थोड़ा झुका हुआ थोड़ा दिखता है कितना 23.5 डिग्री का, यही बात है दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव आप जानते हैं। और पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, अगर मान के लिए कक्ष पर जो कोई लंब डालते हैं किस प्रकार देख लीजिए, जबकि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इस प्रकार से बात होती है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दर्शाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, आप देखें कि ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, और ये क्या होता है नॉर्थ पोल एंड पोल, आप जान रहे हैं। ये कक्ष की अगर बात हो रही है, ये अक्षांश रेखा है, सभी आदमी जानते हैं। अब देखिएगा ये विषुवत रेखा है। अब देखिए कि ये जो कि खास करके प्रकाश दिखाता है, इसी को प्रतिदीप्त वृत्त कहा जाता है। ये बात चर्चा हुआ दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। जो पार्ट दिखाई देता है वहां, अब देख लीजिए सूर्य, अगर सूर्य उदय हो रहा है सूर्य का, लेकिन जो पार्ट नहीं दिखता वहां अंधेरा हो जाता है, जो पार्ट दिखता है वहीं पर क्या होता है दिन होती है। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रातें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसको अभिव्यय कर लेंगे साथियों। कई बार बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा है, बीपीएससी जैसे बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। डायरेक्ट चर्चा हो रही है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। जैसे मान के लिए यहाँ पर अगर दिन है, जो सूर्य के तरफ वाले भाग है, तो हमेशा का हमेशा दिन ही रहेगा। जब ये रोटेशन ही नहीं करेगा तो वहां पर फिर रातें नहीं होगी। यही बात कर रहा है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अब देखिएगा जहां अभी उत्तर भारत में सूर्य उत्तरायण होता है, आप देखिएगा गर्मी जो है लगातार पड़ती है। जैसे फिर दक्षिणायन होता है, फिर ठंडी का मौसम आ जाने के बाद यहाँ गर्मी जो है धीरे धीरे, बरसात का मौसम आया, फिर ठंडा के मौसम, मतलब गर्मी कम पड़ने लगती है। कह रहा है कि जिसके कारण उस भाग में गर्मी पड़ेगी, इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन व 4 घंटा दिन में 365 दिन 4 घंटा में सूर्य का चक्कर लगाती है। मान चलिए हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा और सुविधा के लिए 6 घंटा लिखते हैं, सुविधा के लिए 6 घंटा लिखते हैं, इससे नहीं जोड़ते, इसे जोड़ा। अब एक बार देखिएगा 365 दिन 6 घंटा की अगर बात हो तो 365 दिन अगर बात करें, 365 दिन यही अगर लगातार हो जाता है तो 6 गुना 4, यानी देखिएगा कि 24 घंटा 4 वर्ष में जो है खास करके एक जो दिन बढ़ जाते हैं, इसलिए लीप वर्ष कितना होता है 366 दिन, 366 दिन होता है। जो नॉर्मल वर्ष होता है 365 दिन होता है। ये बात हम लोग को जानना चाहिए। ये अब देखिएगा साथियों, जो यहाँ पर चर्चा होती है मुख्य रूप से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण 21 जून को, और देखिएगा अगर हम लोग ये बात करें खास करके कि अगर ये बात करते हैं सपोज दैट ये ग्लोब है, यहाँ पर आप देखते हैं कि मतलब जो है ये, इसके बाद ये अगर हम इसको विषुवत रेखा मानते हैं 0 डिग्री, तो इसको खास करके 23.5 डिग्री अगर मानते हैं, आप जान लीजिए नॉर्थ, तो क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है 21 जून को, जैसे अभी खास करके बिहार के इलाका जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। लेकिन जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात होती है, अब देखिएगा ये क्या होता है उत्तरी नॉर्थ, ये साउथ, हम लोग चर्चा किए हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध खास करके कर्क रेखा के नजदीक है। अब देखिएगा अगर ये बात हो रही है किस प्रकार रोटेट कर रहा है, फिर यहाँ पर देख लीजिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आपको बात हो जाए तो बसंत विषुव की अगर बात करें, विषुव मतलब जो है 21 मार्च, खास करके उत्तरी गोलार्ध में जो है
उत्तरी ध्रुव की तरफ 21 मार्च को विषुव बसंत विषुव होता है। और फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या उस समय शरद ऋतु होता है, अगर ये बात होती है। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से सूर्य जो रोटेट, पृथ्वी के रोटेट के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, वही बात हो रहा है बार बार। फिर लेकिन ये जब हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध जब 22 दिसंबर, जस्ट उल्टा की बात हो रही है। अगर सूर्य दक्षिणायन होती है तो, अगर सूर्य जो है दक्षिणायन होती है, दक्षिण दिशा की तरफ देखिए रोटेट से ये कर रहा है, ये उत्तरी ध्रुव की ओर और ये दक्षिण ध्रुव की ओर इंडिकेट कर रहा है। हम लोग अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा तो खास करके उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होगा, शीत ऋतु, जिसे शीत ऋतु होगा। अब जैसे देखिएगा 22 दिसंबर को अगर बिहार के बेल्ट में, उत्तर भारत में खास करके 22 दिसंबर तक को पूरा ठंडा रहता है, ठंडी का मौसम, जबकि खास करके दक्षिण भारत तमिलनाडु समय लोग ठंडा का कोई कपड़ा नहीं पहनता है। इसीलिए देखिएगा तो यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, यहाँ पर सूर्य दक्षिण की तरफ दक्षिणायन चल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में काफी ठंडी पड़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। यही बात का रोटेट के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। फिर अगर बात करते हैं और अगर बीच मध्य की बात हो रही है, सूर्य की बात अगर हम बीच मध्य की बात करेंगे तो शरद ऋतु की बात हो रही है, जो बरसात का मौसम है। शरद ऋतु थोड़ा सा मतलब जो बरसात के बाद की बात हो रही है। 23 सितंबर को बसंत ऋतु की जो बात, 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, इस बात को याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो बात होती है, ये रोटेशन का क्रम जो है पूरा लगातार चलते रहता है। इसलिए देखिएगा ऋतु परिवर्तन भी होता है। सूर्य की दिशा के अनुसार ही पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं खास करके पृथ्वी का जो परिक्रमण है, इसी के कारण ऋतु हो रहा है। जो वर्ष भर में जो परिक्रमण करता है, ये पूरा परिक्रमण जो पृथ्वी का चल रहा है, इसी कारण ये होता है कि जैसे ही सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ उत्तरायण जब रहता है तो क्या होता है कि मतलब कर्क रेखा के क्षेत्र में उत्तर भारत में, भारतों का अगर हम बात करें या उत्तरी गोलार्ध की, अगर उत्तरी गोलार्ध में खास करके बात करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु रहता है। जबकि फिर जब दक्षिणी गोलार्ध में जब होता है तो वहां पर क्या होता है, उस समय पर शीत ऋतु रहता है। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। ठंडा जाड़े के मौसम में जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि मतलब ठंडी पड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है तब गर्मी पड़ जाता है। तो वो उसके दिशा पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि मतलब जो है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर हम लोग चर्चा कर दिए, एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को जो है फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष जो है फरवरी माह जो है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है। प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक चौथा वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बजाय कितना दिन होता है, 29 साल। जानिएगा ये ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। हम लोग चर्चा किए, वही जो 6 घंटा ज्यादा हुआ तो 4 वर्ष में जो 6 चुका 24, एक दिन बढ़ गया, 365 प्लस 1 366 दिन। यही बात है। तो पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो चित्र 3.3 स्पष्ट है। पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर खास करके जो है किस प्रकार चक्कर लगाती है, 3.3 से स्पष्ट है। मतलब स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कैसा पथ पर, दीर्घवृत्ताकार। ये पथ पूछा हुआ है बीपीएससी एग्जाम में, याद रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछता है कि मतलब जो है पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर किसका चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। कह रहा है कि ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष की बात हो तो एक ही दिशा में झुका हुआ है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। देखिएगा, गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। उसी के दिशा मूवमेंट के पर निर्भर करता है कि किस समय कौन मतलब ऋतु होगा। आगे देखिए साथियों, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, 2 पीने और एक धागे की छल्ला लीजिए। कह रहा है कि आप इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए एक छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल धागे को कसकर तनते हुए पेंसिल के को धागे के साथ घुमाते हुए जो है अब
जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगा। देख लीजिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से मतलब जो है ये बनाया गया है, मतलब किस प्रकार, और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो दीर्घवृत्ताकार पथ भी होता है। यही बात है यहाँ पर ये बनाने का। अब देखिए कह रहा है कि आपने देखा क्या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। हम बार बार बोले कि उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को अब देखिएगा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि जहां सूर्य की रोशनी अधिक पड़ेगा तो वहां क्या होगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त होना लाजमी है। कहा ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ध्रुव के पास आप जान रहे हैं कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से अगर बात हो रही है, अगर तिरछी के बात करें यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि खास करके ध्रुव यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, इस प्रकार से जब ध्रुव की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर जो है थोड़ा सा अगर तिरछी की बात हो तो कह रहा है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में है जहां पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है वहां दिन रहता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। ऑलरेडी है 21 जून को, साथियों विव्या कर लीजिए, ये किसी भी एग्जाम में बहुत जगह पूछा जा चुका है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं, मतलब बार बार कहते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ उत्तरायण अवस्था में जब सूर्य रहता है 21 जून को सबसे लंबी दिन, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती है वहां पर। अब देखिए कह रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की और झुके होने के कारण जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आपको दे देगा कि मान चलिए कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, तो मतलब 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन जो है खास करके कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? सही है, ग्रीष्म ऋतु में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर जो है सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। साथियों इसको अभिव्यय करके आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कर ले 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है मतलब इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी, क्योंकि किसी तरफ उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव सूर्य की कोई झुकाव नहीं रहता है, इसलिए जो है सबसे बड़ा मतलब दिन और रात बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है 23 सितंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या बोली, बसंत ऋतु होती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। जस्ट उल्टा है, मतलब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, इससे पहले हम लोग चर्चा कर लिए हैं, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। साथियों जब कई बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में इस पर बातें बहुत है, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी डिस्कस करवा रहे हैं, फिर जब और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे उसमें और भी क्वेश्चन को इसमें ऐड किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण जो है दिन एवं रातें हैं। देखिए पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, इसको विव्याय कर लीजिए, दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात और ऋतु में परिवर्तन होती है। इसको आप इस रूप में देख सकते हैं। कह रहा है एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए हम मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाए तथा छड़ी में
लगा हुआ एक झंडा ले, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाए तो वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सब चौकड़ी हिस्से के किसी बिंदु के और झंडे दिखाएं। अब झंडा को उसी अस्थिर बिंदु की तरफ देख रखते हैं, वे दीर्घवृत्त पर चले। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। मतलब पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋतु परिवर्तन होती है। आगे देखते हैं साथियों हम लोग कि इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप इनको प्रयास कीजिएगा, सभी को रिवीजन कर ले और कई बार एक बार वीडियो देखकर उसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा साथियों। और मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आदमी चैनल पर नए हैं जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे और आपके बीच में फिर आगे वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।